तो एक बार क्या है, स्वागत है सभी लोगों का करियर पावर अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका जीके जीएस एजुकेटर रचित आप लोगों को लेकर आ चुका हूं पॉलिटी का लेक्चर 4। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यूनिट 19 को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके बदले हुए वर्ग 3 के पैटर्न के अनुसार है, जिसमें आपको रिवाइज सिलेबस के साथ साथ कंप्लीट सीरीज कराई जाएगी। और तो और आपको एग्जाम ओरिएंटेड लास्ट में एमसीक्यू को भी सॉल्व कराऊंगा। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लेट वी स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। लास्ट क्लास मैंने आपसे डिस्कस किया था पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के विभिन्न भागों के बारे में, जहां हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 कंप्लीट अगर बात करें तो टोटल 25 भाग अपन ने कवर किए थे। आज की अपनी क्लास रहने वाली है स्केड्यूल ऑफ, मैंने क्या कहा, स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अपन इसमें अपन जो भी स्केड्यूल है अपनी, पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी स्केड्यूल हुआ करती थी। तो ओरिजिनल में हुआ करती थी 8, लेकिन अगर अपन अपन प्रेजेंट में बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी स्केड्यूल है टोटल। तो देयर आर 12 स्केड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 12 अनुसूचियां हैं। बड़े तरीके से अपन सारी की सारी अनुसूचियां पढ़ते हैं। पहली है स्केड्यूल 1। कौन सी स्केड्यूल है? स्केड्यूल 1 में लिखा है स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरी के बारे में जानकारी लिखी है। अपन कह सकते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जानकारी लिखी हुई है। सीधी सी बात बोले अपन, इसमें लिखा है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। और आपको पता है भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं अपन, राज्य तथा केंद्र शासित या संघ शासित क्षेत्रों की सूची, केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। यह जानकारी लिखी हुई है किसमें? स्केड्यूल 1 में। यहां अपने 28 राज्यों को मेंशन किया गया है। आपको पता होगा पहले अपने पास जो राज्यों की संख्या थी वो 29 हुआ करती थी। और आपको पता होगा कि अपन ने 6 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को टर्मिनेट करके जम्मू कश्मीर को अपन ने एक यूटी में तोड़ दिया। बेसिकली 2 यूटीज में तोड़ा है, एक लद्दाख है और दूसरी कौन सी है, जम्मू कश्मीर है। तो उसी के चलते अब राज्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई है, केवल 28 रह गई है ना। चलो अगली स्केड्यूल की ओर चलते हैं अपन। अगली स्केड्यूल है अपनी स्केड्यूल 2। अच्छा, हिंदी वाले अपने विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर स्केड्यूल क्या होता है, हमने कभी सुना ही नहीं है। तो बेटा इसे अनुसूचियां कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अनुसूचियां। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अनुसूची 1 है ये, है ना, और दूसरी वाली अनुसूची 2 है। स्केड्यूल 2 की बात करी जाए तो स्केड्यूल 2 में लिखा है इसमें सैलरी के बारे में। किसके बारे में? सैलरी। बस आप इतना याद रखेंगे कि वेतन की जो प्राप्ति होती है पदाधिकारियों को, वो भारतीय संविधान की स्केड्यूल 2 के तहत दी जाती है, एज पर स्केड्यूल 2। इसमें थोड़ा डिटेल से अगर मैं आपको बता सकता था, लेकिन चूंकि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको थोड़ा याद रखेंगे कि स्केड्यूल 2 में सैलरी के बारे में, सैलरी एंड अलाउंसेस, मैंने क्या कहा, सैलरी एंड अलाउंसेस। इसको अगर अपन हिंदी में लिखना चाहें तो वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। भत्ते होते हैं जैसे आप जानते होंगे HRA, TA, DA, है ना, जो अलाउंसेस होते हैं वो सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं। तो शेड्यूल 2 में अपन को वेतन के बारे में जानकारी मिलती है। और 1 में हो गई लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज के बारे में। आगे चले अपन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अपन शेड्यूल 3 की ओर चलते हैं। शेड्यूल 3 अनुसूची 3। अनुसूची 3 में लिखा हुआ है ओथ एंड एफर्मेशन।
हिंदी वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको थोड़ा इंग्लिश में हिंदी में कर दें। तो ओथ का मतलब होता है शपथ, मैंने क्या कहा, शपथ, तथा एफर्मेशन मतलब होता है प्रतिज्ञा। शायद ही आपको किसी टीचर्स ने बताया हो कि ओथ एंड एफर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो पॉलिटी आप मेरे साथ कवर करते चलेंगे, आपने अभी तक जहां से जितनी पढ़ी है यकीन मानिए आपको वहां से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा चीजें आपको जानने वाले हैं आप एक विस्तृत रूप में, ठीक है। तो आप मुझसे जुड़े रहिए। तो ओथ एंड अफर्मेशन की बात करिए तो ओथ का मतलब होता है शपथ, अफर्मेशन मतलब होता है प्रतिज्ञा। शपथ उन लोगों को खिलाई जाती है जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, यानी कि किसी ना किसी भगवान का वास्ता देकर उनको शपथ खिलाई जाती है। और प्रतिज्ञा में यह बोला जाता है कि मैं शपथ खाता हूं या मैं प्रतिज्ञा करता हूं। प्रतिज्ञा से तात्पर्य उन लोगों के साथ है जो एक तरीके से हम कह सकते हैं नास्तिक होते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, है ना। तो प्रतिज्ञा शब्द का जो वर्णन है या जो संबंध है नास्तिक लोगों से है और ओथ का संबंध आस्तिक लोगों से है, ठीक। अपन बात करें स्केड्यूल 4। स्केड्यूल 4, स्केड्यूल 4 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एलोकेशंस ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा। हम जानते हैं कि हमारे देश में पार्लियामेंट का एक हाउस है, इसका नाम है राज्यसभा। राज्यसभा की सीटों का वर्णन मिलता है इसमें, और राज्यसभा से किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी उसका इसमें जानकारी मिलती है। सीटों के बंटवारा करने का आधार पूछा जाए आपसे तो आधार क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। किसके आधार पर है, पॉपुलेशन के आधार, ठीक है। अपन इसको हिंदी में कहना चाहें तो बड़े आसान शब्दों में लिख सकते हैं, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, सीटों का बंटवारा, किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी उन सबके बारे में इसमें लिखा हुआ है। साथ साथ में आपसे लिखा क्या है क्लियरली अगर आपसे बोला जाए तो 28 राज्यों से कितनी सीटें हैं, 28 स्टेट्स, और साथ साथ में एंड 3 यूटीज, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी राज्यसभा की सीटें हैं, उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं मैं उनको यहां मेंशन कर देता हूं। एक तो आपको याद रखना है कौन सा है, दिल्ली है। दूसरा आपको याद रखना है पुदुचेरी है। और तीसरा आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 स्टेट वो स्टेट है, सॉरी यूटीज, ये वो यूटीज हैं जहां से राज्यसभा की सीटों के बारे में विवरण मिलता है, और यहां से राज्यसभा की सीटों का जो बंटवारा किया गया है वो लिखा हुआ है। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको नोट डाउन करिए। ठीक, उम्मीद करते हैं इसको आपने यहां तक लिख लिया होगा। अब यहां पर एक बहुत समझने वाली बात है, वैसे तो मैं आपको जब राज्यसभा के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना, पार्लियामेंट के बारे में, जहां आपको आर्टिकल 79, 80 और 81 के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसी समय आपको सीट्स के बारे में लिखाया जाएगा। लेकिन फिर भी आप फैक्चुअल डाटा के तौर पे कुछ सीट याद रख लेंगे, नोट में लिख लेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा सीट राज्यसभा की कहां पे है, तो आपको याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। कहां पे है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 31 सीट्स। कितनी सीट्स हैं, 31। दूसरे नंबर पे यदि पूछा जाए टॉप 3 याद रखेंगे आप, तो महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र में 19 सीट्स। और तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है तमिलनाडु। तमिलनाडु में देयर आर 18 सीट्स। हाँ, और चूंकि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं या आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको मैं सारी सारी लिस्ट आपको तब लिखा दूंगा। लेकिन चूंकि एक एमपी के नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते और एमपी का मूल निवास होने के नाते आपको मध्य प्रदेश की सीटों का भी पता होना चाहिए। एमपी में सीट्स कितनी है, 11 सीट्स है। कितनी है, 11। अब अपन, अभी मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि यूटीज 3 ऐसी हैं जहां पर राज्यसभा की सीटें हैं, दिल्ली है, पुदुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है। तो आपको ये याद रखना है दिल्ली में कितनी है और जम्मू कश्मीर में कितनी है, तो वो भी मैं लिख देता हूं। देखो, अगर आपसे दिल्ली में पूछा जाए तो दिल्ली में 3 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं, 3।
पुदुचेरी में पूछा जाए कितनी सीट्स हैं, तो पुदुचेरी में आपको याद रखना है केवल 1 सीट है। और वहीं आपसे J&K या जम्मू कश्मीर में पूछी जाए तो जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है 4 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 4। ये डाटा आपको बिल्कुल दिमाग में अपने सेव कर लेना है ना। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं लगभग उन सभी में केवल 1-1 सीटें हैं, तो वो कम वाली तो आप याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर स्टेट्स हैं। लेकिन दिल्ली में 3 है, पुदुचेरी में 1 है, जम्मू कश्मीर में 4 है। यदि आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर। या फिर अपन कह सकते हैं किस यूटी में सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो जम्मू और कश्मीर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट से। फिर अपन अगले स्केड्यूल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और कुछ छोटे मोटे काम आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। गूगल पे डालेंगे आप राज्यसभा सीट्स, पूरी लिस्ट आ जाएगी, फैक्चुअल डाटा है। हालांकि मैं आगे लिखाऊंगा, लेकिन आप चाहें तो स्केड्यूल 4 के साथ ही राज्यसभा की सीटों को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अगली स्केड्यूल है अपनी स्केड्यूल 5, अनुसूची 5। इसमें लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल एरिया। अब आप कहेंगे सर शेड्यूल एरिया कौन सा होता है? ऐसे क्षेत्र जहां जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, जहां पर एससीज और एसटीज को लेकर जो एरिया होते हैं उनको शेड्यूल एरिया कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर प्रशासन कैसे होगा वो, अच्छा पहले तो आपको दिमाग में सेव करना है, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करने का कार्य, इसको डिक्लेयर करने का काम प्रेसिडेंट को होता है। किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास। आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास यह अधिकार होता है, यह अधिकार होता है कि वह किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। शेड्यूल एरिया यानी कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। बात समझ में आई होगी। और आपसे पूछेंगे भारत में ऐसे कितने क्षेत्र हैं जहां शेड्यूल एरिया जिनको घोषित किया गया है, तो ऐसे टोटल 10 स्टेट्स आते हैं। कितने स्टेट आते हैं? 10 स्टेट्स। 10 स्टेट्स। आप चाहें तो इन 10 स्टेट्स के नाम लिख सकते हैं, मैं आपको बोले देता हूं। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, और आप एक और लिख लेंगे झारखंड। कौन सा लिखेंगे? झारखंड। ठीक है, इस तरीके से आपके 10 स्टेट हो जाते हैं जिनको शेड्यूल्ड एरिया में इनको रखा गया है। ठीक है, और किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने का काम जो होता है वो किसका होता है? वो प्रेसिडेंट का होता है। ठीक, तो अगले स्केड्यूल को चलते हैं अपन। अगला स्केड्यूल है अपना स्केड्यूल 6। इसको मैं ट्रिक से याद करा देता हूं आपको। स्केड्यूल 6 में 4 स्टेट के बारे में लिखा है। जैसे आप पैसे निकालते हैं एटीएम मशीन से, तो आप याद रखेंगे एटीएमएम। एक एम मेरी तरफ से लगा लेंगे। ए का मतलब है असम, त्रिपुरा, एम का मतलब है मेघालय, और दूसरे एम का मतलब है मिजोरम। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये जो 4 स्टेट हैं, इन चारों स्टेट में जो भी ट्राइबल एरियाज होते हैं
वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। इसको मैं आसान शब्दों में भी आपको समझाता हूं, पहले आप इतना नोट करेंगे, है ना, पहले इतना नोट करेंगे। ट्राइबल मतलब होता है जनजातीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? जनजातीय। एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब होता है प्रशासन। ये 4 राज्य ऐसे हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। यहां पर जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसको अपन समझते हैं, ये है क्या। देखो मैंने क्या कहा, 4 स्टेट हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अब इन चारों स्टेट को कंप्लीटली ट्राइबल एरिया नहीं मानते हैं। इन चारों स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में भी पर्टिकुलर कुछ एरिया है, उन एरिया को ट्राइबल एरिया मानते हैं। उन ट्राइबल एरिया में जो गवर्नर होता है, वो गवर्नर वहां का गवर्नर, जो कि जैसे इन स्टेट का जो भी गवर्नर होगा, वहां पर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाता है। वो ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्त जिला परिषद। जैसे मान लिया मैंने कहा पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया रूल जो होता है ओवर कंट्री, पूरे देश पर लागू होता है। लेकिन जब बात आएगी असम की, तो पूरे असम पर लागू हो जाएगा, बशर्त असम के उस हिस्से पर लागू नहीं होगा जहां पर उसको ट्राइबल एरिया घोषित किया गया है। जो जो ट्राइबल एरिया है असम के ना, वहां पर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ को लागू करने के लिए वहां पर एक छोटी सी परिषद बनाई जाती है, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। उस काउंसिल की परमिशन लेनी पड़ेगी, ये परमिशन उसको अलाउ करेगी, तभी पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ वहां पर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। साथ साथ में न केवल पार्लियामेंट का, इवन स्टेट लेजिस्लेचर का। इसको अपन लिखेंगे, अपन यहां इसको नोट करेंगे, शेड्यूल 6 में ही लिखना है। पूछा जाएगा असम की ऐसी कितनी डिस्ट्रिक्ट है, त्रिपुरा की ऐसी कितनी डिस्ट्रिक्ट है, और मेघालय की ऐसी कितनी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ट्राइबल एरिया बने हुए हैं, मेघालय और मिजोरम। तो आपका सिंपली आंसर होना चाहिए कि सर अभी तो नहीं पता है, लेकिन आप बता दीजिए। असम की है 3 डिस्ट्रिक्ट, त्रिपुरा की है केवल 1 डिस्ट्रिक्ट, मेघालय की कितनी डिस्ट्रिक्ट है? 3 डिस्ट्रिक्ट, और यहां की कितनी है? 3। तो 3 3 6 3 9 और 1 10। तो भारत में 10 ऐसे जिला हैं, कितने जिला हैं? 10, जहां पर उनको ट्राइबल एरिया घोषित किया गया है। और वहां पर प्रशासन करने के लिए गवर्नर के द्वारा, मैंने क्या कहा, गवर्नर के द्वारा एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काउंसिल बनाई जाती है, और इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की परमिशन से ही पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी जो रूल होता है वो एप्लीकेबल होता है। स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी जो रूल होता है वो एप्लीकेबल होता है। पार्लियामेंट को अपन कहते हैं बेटा संसद, और स्टेट लेजिस्लेचर को बोलते हैं राज्य विधानमंडल। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। कि आसान शब्दों में और समझा देता हूं कि जो भी ट्राइबल एरिया है, अपने 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन 10 डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है ऑटोनॉमस, जिसको गवर्नर बनाता है। ये गवर्नर ही वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाकर वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन करवाता है, और वहां पर जो भी पार्लियामेंट के रूल एंड रेगुलेशन या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी नियम कायदे कानून या भी जो भी एक्ट होते हैं, उनको एप्लीकेबल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वहां की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसको परमिशन ना दे दे। तो ये आपको याद रखना है। असम में कितने जिले आते हैं? 3 जिले, त्रिपुरा का 1 जिला, है ना, मेघालय के 3 जिले, और मिजोरम के भी 3 जिले। ठीक, ये क्षेत्र है जिनको अपन कह सकते हैं ट्राइबल एरिया में रखा गया है। पूरे असम को नहीं रखा गया, असम के केवल 3 जिलों को, पूरे त्रिपुरा को नहीं रखा गया, केवल 1 जिले को, मेघालय के 3 जिलों को और मिजोरम के 3 जिलों को, यानी कंप्लीट एरिया नहीं है। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए अगले अपन स्केड्यूल की ओर बढ़ते हैं। अपना स्केड्यूल है अगला, स्केड्यूल 7। अपना कौन सा आ गया? स्केड्यूल 7। स्केड्यूल 7 में लिखा है
अनुसूची 7 में समझेंगे बड़े आसान शब्दों में। 7 में लिखा हुआ है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। अब आप कहेंगे सर ये केंद्र क्या है, तो आपको पता है कि इंडिया पूरा यूनियन है। इंडिया 28 स्टेट्स और यूटीज का पूरा एक यूनियन है। इंडिया में कुछ चीज ऐड तो हो सकती है लेकिन इंडिया से अलग नहीं हो सकती। तो अपन कह सकते हैं वी ऑल आर द पार्ट्स ऑफ इंडियन यूनियन। जितने भी भारत में स्टेट है वो सब इंडिया यूनियन का एक पार्ट है। अब कहेंगे आप इंडिया कहां है, तो इंडिया कहीं नहीं है, 2800 देशों का एक यूनियन है इंडिया। तो यूनियन, भारत में जो यूनियन है, इंडिया जो कि यूनियन है, यूनियन और जो स्टेट है, यानी कि अपन इसको एक आसान शब्दों में बोलना चाहे तो रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये इसमें जानकारी लिखी हुई है। यानी कि केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के बीच संबंध, इसको समझते हैं आसान शब्दों में। जैसे अपन यूनियन की बात करें तो अपन ने भारत का जो यूनियन है उसको अपन केंद्र से भी अपन उसको इंडिकेट कर देते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो कि वर्तमान में सरकार है किसकी, नरेंद्र मोदी की। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो 2800 राज्यों में अलग अलग सरकार है। अब इन 2800 राज्यों का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट जो भी लेजिस्लेचर है, सेंट्रल लेजिस्लेचर है, यूनियन लेजिस्लेचर है, इनके साथ आपस में रिलेशन कैसा होगा, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन, यानी कि प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और साथ साथ में वित्तीय संबंध, पैसों के लेन देन से संबंधित ये संबंध होंगे कैसे, इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। और इसकी जानकारी को समझने के लिए 3 लिस्ट बनाई गई है। कितनी लिस्ट बनाई गई है? 3। जैसे कुछ लिस्ट है, जैसे एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। इसको थोड़ा समझते हैं अपन। यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, इसको हिंदी में बोलेंगे संघ सूची, इसको बोलते हैं राज्य सूची, इसको बोलते हैं संवर्ती सूची। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, थोड़ा मैं समझा दूं, तो देखते हैं। जो यूनियन लिस्ट है इसमें टोटल 97 तो नंबरिंग है, लेकिन सब्जेक्ट पूछे हैं तो 100 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट है? 100। देश में 100 ऐसे विषय हैं, 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर कानून यूनियन बनाता है। और यूनियन का कानून बनाता कौन है? पार्लियामेंट बनाता है। कौन बनाता है? पार्लियामेंट। 100 ऐसे विषय हैं। जैसे मैंने कहा फॉरेन पॉलिसीज, मैंने क्या कहा? फॉरेन पॉलिसीज। मैंने कहा डिफेंस, बैंकिंग, जैसे कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूं उसमें। जैसे एग्जांपल हो गया डिफेंस, सेना से संबंधित जो भी कानून है वो यूनियन लिस्ट में डाले जाएंगे, है ना, यानी कि पार्लियामेंट बनाएगी। इसके अलावा कौन? बैंकिंग से संबंधित और भी बहुत सारे हैं, टोटल 100 है, सब लिखाएंगे आपको आगे चल के। स्टेट लिस्ट की बात करी है तो स्टेट लिस्ट में आते हैं वो कानून या वो विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। तो टोटल 61 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 61। इन पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे पुलिस, मैंने क्या कहा? पुलिस। अब पुलिस जो होती है वो राज्य सरकार के अधीन आती है और पुलिस से संबंधित जो भी कानून बनेंगे वो राज्य विधानमंडल में बनेंगे। कहां बनेंगे? ये बनेगा पार्लियामेंट में और ये बनेगा स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी कि राज्य विधानमंडल में। और तीसरा वाला लिखा है अपना कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं, इसमें टोटल 52 सब्जेक्ट हैं। इन 52 सब्जेक्ट्स पर कानून कौन बना सकता है? तो दोनों के पास अधिकार है। पार्लियामेंट ही बना सकती है प्लस स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, यानी कि राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, सर आप कुछ एग्जांपल दे दें तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन, मैंने कहा फॉरेस्ट, मैंने कहा शादी तलाक से संबंधित कानून, मैरिज, डाइवोर्स, इनसे संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं, और वही टोटल 52 है।
इनसे संबंधित जो भी सब्जेक्ट है उन पर जो भी कानून बनाता है, लॉ बनाता है, एक्ट बनाता है, वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। लेकिन दोनों में से यदि दोनों एक साथ बना देते हैं तो किसका वैलिड होगा? पार्लियामेंट का वैलिड किया जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। संघ सूची में टोटल 97 नंबरिंग है, 100 विषय आते हैं। राज्य सूची में 61 विषय आते हैं। समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट आते हैं। 100 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है। 61 वो सब्जेक्ट हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल, जो कि 28 राज्यों का अपना अपना राज्य विधानमंडल है, जैसे मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, ये कानून बनाते हैं। और अपन समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट की बात करें, इस पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास भी होता है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी होता है। यदि दोनों एक साथ कानून बना देते हैं तो पार्लियामेंट का कानून मान्य किया जाता है। मैंने एग्जाम्पल आपको समझाए, जैसे एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित कानून, वन विभाग से संबंधित कानून, शादी और तलाक से संबंधित कानून, ये सब किस में आते हैं? कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। और आपको एक मजे की बात है, कंकरेंट लिस्ट अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहीं से कॉपी किया गया है। आपको याद रखना है इसको कहां से कॉपी किया गया है। इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉपी किया गया है। कहां से किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। इसको आप याद रखें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को कॉपी किया है अपन ने। ये वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। अब सब्जेक्टों का बंटवारा है तो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध बन रहा है उस संबंध की जानकारी इसमें दी गई है। ठीक, इतना आप लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगली स्केड्यूल की ओर चलते हैं अपन। स्केड्यूल 8, स्केड्यूल 8, इसमें लैंग्वेजेस लिखी हुई है। तो लैंग्वेजेस, भाषाएं, आपसे पूछाएगा पहले भाषाएं कितनी थी अपने संविधान में, तो पहले 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। और अब वर्तमान में पूछे हैं एट प्रेजेंट, तो अब कितनी? 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22। पहले 14 थी, अब भाषा कितनी है? 22। पहले 14 कौन कौन सी थी इसको लिखे लेते हैं, मैं लिखाऊंगा तो समय ही जाएगा, आप सुनकर लिखेंगे इसको, फटाफट से लिखेंगे आप। पहली भाषा थी असमी, असम में बोली जाती असमी। दूसरी लिखेंगे मराठी, मराठी। तीसरी भाषा लिखेंगे कन्नड़, कन्नड़। चौथी भाषा लिखेंगे आप ओडिसी, ओडिशा में बोली जाती ओडिसी। पांचवी भाषा लिखेंगे आप गुजराती, गुजराती। अगली भाषा लिखेंगे आप बंगाली, बंगाली। इसके बाद आप लिखेंगे कश्मीरी, कश्मीरी। इसके बाद लिखेंगे आप हिंदी, हिंदी। अगली लिखेंगे आप तमिल, अगली भाषा लिखेंगे आप तमिल। इसके बाद लिखेंगे अगली भाषा पंजाबी, पंजाबी। इसके बाद अगली भाषा लिखेंगे आप उर्दू, उर्दू। अगली लिखेंगे आप संस्कृत, संस्कृत। अगली लिखेंगे आप सिंधी। इसके बाद लिखेंगे आप कोंकणी, कोंकणी। अगली भाषा लिखेंगे आप मैथिली। कौन सी लिखेंगे आप? मैथिली। मणिपुरी, मणिपुरी। नेपाली, नेपाली। फिर लिखेंगे आप बोडो, बोडो। और इसके बाद आप लिखेंगे डोगरी। मैंने क्या कहा? डोगरी। और फिर लिखेंगे आप संथाली। कौन सी लिखेंगे आप? संथाली। लास्ट आप लिखेंगे संथाली। अब इन भाषाओं को जोड़ा कैसे गया अब अपन देखते हैं, सारी की सारी चीजें एक एक करके अपन सारी की सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो 14 भाषाएं तो पहले थी अपने पास। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई?
तो 15वीं भाषा आपको याद रखनी है, नोट में लिखेंगे। एक अमेंडमेंट होगा 21st अमेंडमेंट, तो आप समझ गए ना, संविधान में संशोधन होते हैं उनको अमेंडमेंट कहते हैं। 21वां संविधान संशोधन होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट CAA 1967 में होगा। कब होगा? 1967 में होगा। और इसमें भारत में संविधान में अनुसूची में भाषा जोड़ी जाएगी, कौन सी? सिंधी भाषा। कौन सी भाषा जोड़ी जाएगी? सिंधी लैंग्वेज। तो भारत की जो 15वीं भाषा बनती है संविधान की, अनुसूचियों की भाषा जो बनती है 8वीं अनुसूची की, वो 15वीं भाषा कौन सी बनती है? सिंधी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत। ठीक है, अगला संशोधन होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये होगा 1992 में। और इसमें भाषा जोड़ी जाएगी आपकी नेपाली, मणिपुरी, और एक लैंग्वेज जोड़ी जाएगी कोंकणी। मैंने कौन सी कही? कोंकणी। और एक संशोधन और होगा 93वां संविधान संशोधन, जो कि होगा 2003 में। और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाएंगी। कितनी भाषाएं जोड़ी जाएंगी? 4। ये चारों भाषाओं को आप ट्रिक से याद रखेंगे। MBBS। MBBS जानते हैं आप? फिजिशियन डिग्री करता है, डॉक्टर करता है। MBDS, अब इसका मतलब क्या है? देखो, M का मतलब है मैथिली भाषा। कौन सी भाषा है? मैथिली। B का मतलब है बोडो। D का मतलब है डोगरी। और S का मतलब है संथाली। झारखंड में बोली जाती है संथाली। संथाल विद्रोह आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से भाषाएं जुड़ती हैं। ये भारत की भाषा बनती है 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19, 20, 21, 22। इस तरीके से 22 भाषाएं होती हैं। 14 भाषाएं जो भी हैं आप उनको याद रखें या ना रखें, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपको याद रखना है 15वीं भाषा कौन सी थी? तो सिंधी थी। ठीक है, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं इस तरीके से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब आपको समझना यह है कि लास्ट की जरूर याद रखनी है। आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि अंतिम रूप से कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ऐसा आप नहीं सोचेंगे कि 4 भाषा में किसी को आप संख्या दे दें, चारों इकट्ठी जुड़ी थी। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। मैथिली, मिथिला आपने सुना होगा, जहाँ की माता सीता थी। नेपाल का जो सटा हुआ एरिया है वहां मैथिली भाषा बोली जाती है। तो मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, ये 93वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इनको भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ा गया। अब समझने वाली बात यह है, आपको क्या समझना है, वो बहुत खास चीज है। हाँ, इसको थोड़ा एडिट कर लें, ये 92 अमेंडमेंट है। अब समझने वाली बात यह है कि यहां मैंने अनुसूची आपको करा दी कितनी? टोटल 8। अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12, ये मैं आपको लास्ट क्लास में कराऊंगा, इसके बाद वाली क्लास में। ठीक है, तो क्योंकि अगली क्लास का समय हो गया है तो इसको यहीं रोकते हैं अपन। इसके बाद अपन जो भी पढ़ेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो आप कवर करते चलेंगे। ठीक है, यहां से यहाँ ये 3 मैंने आपको जो अमेंडमेंट लिखाए हैं, ये तीनों बहुत खास हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, 21st, 71st और 92 सेकेंड, ये सारे के सारे आप इनको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, 9, 10, 11, 12 अपन अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप इसके MCQ लगाएंगे, जो भी आपको एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देखेंगे, और मल्टी चॉइस भी लगाएंगे। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, हर बार की तरह नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू, हैव अ गुड नाइट। और रात में देख रहे हैं तो नाइट, और दिन में देख रहे हैं तो डे। ठीक है, चलते हैं, बाय, टेक केयर।